नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आज हमारे देश को आज़ाद हुए टोटल 75 ईयर्स हो गए और आज हमारा देश 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ठीक, तो भगवान से यही कामना रहेगी कि सारे विद्यार्थियों के लाइफ में बहुत सी खुशियाँ हैं, सारे विद्यार्थी तरक्की की ऊंचाई की बुलंदियों पर पहुँचें और जो जो वो लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो सारी अचीवमेंट उनको मिले। तो फिर से एक बार स्वतंत्रता दिवस की आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये देखिए विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप लोग को रिमाइंड करा दे रहा हूँ मैं कि देखिए, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर CUET एमकॉम की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए, ठीक, अगर वो जो पार्ट ए, पार्ट बी और 3 प्रैक्टिस सेट्स लेना चाहते हैं, ठीक, तो आज का बस स्पेशल ऑफर है जो रात के 12 बजे तक ही वो ऑफर अवेलेबल है। ओके, याद रखिएगा, रात के 12 बजे तक ही वो ऑफर अवेलेबल है। तो वो अगर प्रैक्टिस पार्ट ए, पार्ट बी और प्रैक्टिस सेट का 3 प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलेंगे, वो उसका PDF लेना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपीज़ में आपको वो सारे का सारा PDF मिल जाएगा। ठीक, ऑफर बस देखिए आज भर के लिए मूल रूप अवेलेबल है। कल से मूल्य में क्या होगी, वृद्धि कर दी जाएगी। कल से देखिए ये जो प्राइस होगा वो आपका 199 ना होकर 199 हो जाएगा। तो इसीलिए जिन जिन विद्यार्थियों को PDF लेनी है वो आज रात के 12 बजे तक वो PDF ले ले, ताकि वो लोग की तैयारी और अच्छे से हो सके। इसमें देखिए पार्ट बी के जो टोटल यूनिट्स हैं वो टोटल यूनिट्स का आपको PDF मिलेगा। पार्ट ए के देखिए 3 यूनिट्स है, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एनालिसिस, एनालिटिकल और फिर क्या बोलते हैं कि इंग्लिश। ये तीनों का आपको इसमें PDF मिल जाएगा और प्रैक्टिस सेटअप मिल जाएगा आपको कॉमर्स का, जिससे आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, तो ऑफर देखिए आज रात के 12 बजे तक ही है, जिसमें 99 रुपीज़ में आपको ये तीनों PDF मिल जाएंगी, क्योंकि कल से इनकी प्राइस देखिए फिर 199 हो जाएगी। इसलिए मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो आज रात के 12 बजे तक ले ले। PDF लेने के लिए आप लोग डायरेक्ट व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। याद रखिएगा, मैसेज करिएगा, मैं जैसे ही फ्री होगा तुरंत आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो इसलिए मैसेज करिएगा, क्योंकि कितने बच्चे डायरेक्ट कॉल करने लगते हैं तो समय कहीं बिजी होता हूँ तो दिक्कत आती है। दैट्स वाई आप मैसेज करिएगा, जैसे ही मैं फ्री होऊंगा देख के आप लोग का रिप्लाई कर दूंगा। ओके, तो चलिए यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अब आज की क्लासेस हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो देखिए 1 डे 1 यूनिट कॉन्सेप्ट में आज देखिए हमारा क्लास है डेवलपमेंट बैंकिंग का। 1 डे 1 यूनिट कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारे चैनल पर परीक्षा तक। जैसे कि बच्चे जो डेली फॉलो कर रहे हैं उनको पता है 1 डे 1 यूनिट का कॉन्सेप्ट चल रहा है। एक दिन में हम लोग 1 यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं अपना। तो उसी से संबंधित देखिए डेवलपमेंट बैंकिंग का आज हमारा कॉन्सेप्ट है। 3 कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी आप लोग को करा चुका हूँ, एक बिजनेस लॉ का, एक मैनेजमेंट का और एक आपको करेंसी एंड बैंकिंग का। उन सारी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट सेक्शंस में देखिए एक MCQ नाम से फोल्डर बना होगा, कॉमर्स MCQ, वहाँ पर जाकर आप लोग पूरा का पूरा वीडियोस वॉच कर सकते हैं। MCQ वाले सारे वीडियोस आप लोग देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ठीक, सारी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और फिर क्या बोलते हैं, उसी के क्रम में देखिए आज हमारी चौथी क्लास है, जिसमें हम लोग डेवलपमेंट बैंकिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। ठीक, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग आज की अपनी क्लासेस को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, देखिए टॉपिक है अभी फिलहाल यूनिट वाइज सेक्शंस में बटा हुआ है। तो देखिए अभी पहला यूनिट है हमारा इंडियन बैंकिंग सिस्टम का। ओके, तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। डैश अलोकेट सेविंग एफिशिएंटली इन एन इकोनॉमी टू अल्टीमेट यूजर्स ईदर फॉर इन्वेस्टमेंट इन रियल एसेट्स और फॉर कंजम्पशन। यानी कि इन चारों में से क्या, ठीक, एक कुशल अर्थव्यवस्था में यानी कि एफिशिएंटली इकोनॉमिक में, ठीक, जो आपके अल्टीमेट यूजर्स होते हैं, दैट मीन्स फाइनल उपयोगकर्ता होते हैं, अंतिम उपयोगकर्ता होते हैं, ठीक, उनको क्या बोलते हैं, उनकी जो सेविंग्स होती है उसको वास्तविक संपत्ति यानी कि रियल एसेट्स में या कंजम्पशंस के पर्पज से इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्लियर, इकोनॉमिक सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम या मार्केट सिस्टम। तो ये देखिए इसका आंसर बनेगा फाइनेंशियल सिस्टम। ओके, क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम ही देखिए क्या बोलते हैं, किसी अर्थव्यवस्था में जो अंतिम उपयोगकर्ता होता है, ठीक, उसको वास्तविक संपत्ति में या
उसके उपभोग करने के लिए अंतिम आवंटन का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, याद रखिएगा नॉट दिख रहा है तो सर्कल कर लिया करिए हमेशा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन इन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि इन तीनों में से कौन आपका एक रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस नहीं है, आपसे पूछा है। ठीक, एक नियंत्रणीय बॉडी नहीं है। आरबीआई, सिबिल, सेबी या इरडा। तो देखिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन इससे संबंधित आप लोग को दे देता हूँ। आरबीआई सब जानते हैं। इसका फुल फॉर्म देखिए आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना देखिए जो हुई थी वो कब हुई थी आपकी 1 अप्रैल 1935, आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू। सेबी आप सब जानते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना, इसमें देखिए दो मतभेद है, बच्चे इसमें बहुत बार गलती करके आते हैं। ठीक, इसकी देखिए जो स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, याद रखिएगा वो 12 अप्रैल 1988 को हुआ था इसका इस्टेब्लिशमेंट। बट इसको स्टैट्यूटरी बॉडी, वैधानिक निकाय का जो दर्जा मिला था वो मिला था आपको 30 जनवरी 1992 को। याद रखिएगा इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा 30 जनवरी 1992 को मिला था, लेकिन इसकी स्टैब्लिशमेंट जो हुई थी वो 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। तो आरबीआई देखिए सब जानते हैं कि जो हमारे इंडिया में बैंक्स होते हैं उस बैंक्स की रेगुलेटिंग अथॉरिटी होती है। सेबी देखिए क्या होता है, कैपिटल मार्केट का रेगुलेटिंग अथॉरिटी है। आरबीआई जैसे मनी मार्केट का, वैसे सेबी कैपिटल मार्केट का आपका रेगुलेटिंग अथॉरिटी है। इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी देखिए इसका एक्ट है ये एक्चुअली, ये देखिए आपका 1999 में आया था। और ये देखिए आपकी हमारे इंडिया में जितनी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, याद रखिएगा जितनी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं उनकी रेगुलेटिंग अथॉरिटी होती है। तो आरबीआई देखिए आपकी मनी मार्केट की रेगुलेटिंग अथॉरिटी है। सेबी आपकी देखिए कैपिटल मार्केट की रेगुलेटिंग अथॉरिटी है। और इरडा आपकी इंश्योरेंस मार्केट की रेगुलेटिंग अथॉरिटी है। तो यहाँ आपसे पूछा था कि कौन सा रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं है, तो ये जो सिबिल है ना, ये रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं होता है। सिबिल देखिए आपको क्रेडिट लेने की जो क्षमता है वो दर्शाता है। इसका फुल फॉर्म होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड। याद रखिएगा सिबिल का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड। अगर आपका सिबिल, यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर आपका सिबिल देखिए 600 से 900 के बीच में होता है तो इसको अच्छा सिबिल माना जाता है। याद रखिएगा ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा हुआ है कॉमर्स के कि गुड सिविल किसे का कितने से कितने बीच में होता है, तो अच्छा सिविल हमेशा याद रखिएगा 600 से 900 के बीच में होता है। ओके, आई होप ये क्वेश्चंस आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज रिगार्डेड एज क्वीन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि इन चारों में से किसे भारत के फाइनेंशियल सिस्टम का क्वीन कहा जाता है। याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि इन चारों में से किसे भारत के फाइनेंशियल सिस्टम का, वित्तीय सिस्टम का क्वीन कहा जाता है। सेबी को, आरबीआई को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को या बीएससी को। बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो याद रखिएगा आरबीआई को क्वीन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। नेशनल हाउसिंग बैंक इज फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ, यानी कि देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक किसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। किसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी यानी कि सब्सिडरी कंपनी है। एचडीएफसी की, एचएसबीसी की, आरबीआई की या हुडको की। तो याद रखिएगा नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो ठीक वो पूर्ण तो जो क्या बोलते हैं आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर ऑल्सो नोन एज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, फाइनेंशियल सिस्टम या एनी ऑफ द अबव। तो जल्दी से आंसर करके बताइए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। डैश इज द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, यानी कि इसमें से भारत में सबसे पहली डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन है। याद रखिएगा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन है वो आपको बताना है। तो आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, आईएफसीआई या आरबीआई।
तो आईडीबीआई का देखिए फुल फॉर्म होता है आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, याद रखिएगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपकी 1 जुलाई 1964 को। ओके, आईसीआईसीआई, इसका देखिए फुल फॉर्म होता है आपका इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका देखिए इनकॉर्पोरेशन हुआ था 1994 में। ठीक, फिर उसके बाद से देखिए आपका आईएफसीआई। आईएफसीआई का आपका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, आईएफसीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1948 को हुई थी। ओके, और आरबीआई, तो आरबीआई देखिए आपका इसकी आरबीआई का फुल फॉर्म आप सब जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो जल्दी से बताइए, इसमें देखिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा था, तो आरबीआई आप लोग खुशी मारे आंसर मत मार दीजिएगा। आरबीआई देखिए आपका डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जब तक क्या बोलते हैं इफ्की की स्थापना नहीं हुई थी तब तक वही था, बट आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इफ्की, ठीक, ये भारत का सबसे पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बना। ठीक, तो 1 जुलाई 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, इफ्की इज द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। आईडीबीआई वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया हूँ आपको, आईडीबीआई की स्थापना देखिए 1 जुलाई 1964 में हुई थी। ओके, यानी कि डी विल बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। डैश इज एन अपेक्स इंस्टीट्यूट टू कोऑर्डिनेट, सप्लीमेंट एंड इंटीग्रेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यानी कि इन चारों में से कौन सी ऐसी संस्था है, ठीक, जो मौजूदा आपका विशिष्ट वित्तीय संस्थानों में गतिविधियों का समन्वय, कोऑर्डिनेट, समन्वय, उनका पूरक, सप्लीमेंट और एकीकृत करने के लिए उत्तरदायित्व है। यानी कि इन चारों में से कौन सा ऐसा आपका एक विशिष्ट स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, याद रखिएगा, एक विशिष्ट वित्तीय इकाई है जो आपका कोऑर्डिनेशन, सप्लीमेंट और इंटीग्रेट करने के लिए एक शीर्ष संस्थान है। आईएफसीआई, आईडीबीआई, आरबीआई या सेबी। तो देखिए इसका आंसर बनेगा आईडीबीआई। आईडीबीआई देखिए जितनी भी इंडस्ट्रियल्स एक्टिविटीज़ होती हैं उनको लोन प्रोवाइड देने का कार्य करता है, तो इसीलिए ये देखिए आपका एक क्या बन जाएगा, एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो कोऑर्डिनेट, सप्लीमेंट एंड इंटीग्रेट करती है एक्टिविटी ऑफ ऑल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक। यानी कि इन चारों में से ऐसा कौन सा एसेट्स है, याद रख, ऐसा कौन सा एसेट्स नहीं है, नॉट एन एसेट्स, यानी कि इसमें चारों में से कौन सा एक एसेट्स नहीं है जो कॉमर्शियल बैंक द्वारा अपने पास रखे जाते हैं, अपने पास हेल्ड किया जाता है। ठीक, कॉमर्शियल बैंक द्वारा। बिल ऑफ एक्सचेंज, करंट डिपॉजिट अकाउंट, मनी लेंड, शॉर्ट नोटिस या क्रेडिट बैलेंस विद द आरबीआई। तो जल्दी से बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट्स हेल्ड बाय कमर्शियल्स बैंक। तो देखिए जो कमर्शियल्स बैंक द्वारा इन चारों में से एसेट्स नहीं है वो है करंट डिपॉजिट। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए पब्लिक के मांगे जाने पर तुरंत बैंक को पैसे देने होते हैं, दैट्स वाई ये कभी भी कमर्शियल जो करंट डिपॉजिट होता है ये कभी भी कमर्शियल बैंक का कोई एसेट्स नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपसे क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, यानी कि इन चारों में से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है वो आपको बताना है। ओके, तो नाबार्ड इंडस्ट्रियल लोन गलत, नाबार्ड हमेशा याद रखिएगा एग्रीकल्चरल लोन प्रोवाइड कराता है, एग्रीकल्चरल लोन। ओके, फिर आरबीआई, आरबीआई लॉन्ग टर्म फाइनेंस है, नहीं, कल की क्लासेस में देखिए करेंसी एंड बैंकिंग में मैंने बताया था आपको, आरबीआई देखिए मनी मार्केट का कंट्रोलर होता है और मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड कराती है, याद रखिएगा शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ओके, आरआरबी एग्रीकल्चर फाइनेंस, यानी कि रीजनल रूरल बैंक नाबार्ड के अंडर में रह के कार्य करता है।
लेकिन इसकी रेगुलेटिंग अथॉरिटी याद रखिएगा आरबीआई होती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। आरआरबी देखिए क्या होता है, एग्रीकल्चर फाइनेंस प्रोवाइड कराता है, इसका फुल फॉर्म होता है रीजनल रूरल बैंक। ठीक, आईडीबीआई पे देखिए शॉर्ट टर्म्स लोन नहीं, आरबीआई हमेशा लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराता है, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज़ को लोन देता है, तो इसीलिए लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराता है, तो इसीलिए इसका आंसर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अब आपसे क्या कह रहा है, सॉरी 14 क्यों, 11 होना चाहिए, वेट अ सेकेंड, यहाँ ध्यान माफ़ करिएगा, मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन नीचे भी छूट गए थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अब आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइज सेक्टर इन इंडिया, यानी कि इन चारों में से कौन भारत में एक ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है। नेशनलाइज बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या चिट्स एंड मनी लेंडर्स। तो देखिए चिट्स एंड मनी लेंडर्स एक ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है भारत में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इन विच ईयर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब पारित हुआ था, आपको ये बताना है, तो याद रखिएगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आपका 1 जुलाई 1949 को पारित हुआ था, यानी कि ए विल बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अब आपसे क्या कह रहा है, When did the National Bank of Agriculture and Rural Development establish, यानी कि नाबार्ड, नाबार्ड का देखिए यहाँ फुल फॉर्म भी लिख दिया है, नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये याद रखिएगा 12 जुलाई 1982 को इस्टेब्लिश हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपेक्स इंस्टीट्यूट विच हैंडल्स रीफिनांस, याद रखिएगा रीफिनांस की बात कर रहा है, विच हैंडल्स रीफिनांस फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, यानी कि भारत में कृषि और रूरल डेवलपमेंट के लिए यानी कि ग्रामीण विकास के लिए कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो रीफिनांस यानी कि लोन प्रोवाइड कराता है। आरबीआई, सिडबी, नाबार्ड या आरबीआई, आरबीआई देखिए दो बार दे दिया है। वेल इसका आंसर बताइए जल्दी क्या होगा, इसमें से ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है जो भारत में एग्रीकल्चर यानी कि कृषि और रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास के लिए लोन प्रोवाइड कराता है, तो वो देखिए नाबार्ड है। सिडबी देखिए आपका, ये याद रखिएगा माइक्रो और स्मॉल यूनिट्स जो होती हैं उनको लोन प्रोवाइड कराता है बिजनेस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अब आपसे क्या कह रहा है, एट विच द फॉलोइंग सिटीज द हेड ऑफिस ऑफ आरबीआई इज लोकेटेड, यानी कि आरबीआई का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो याद रखिएगा आरबीआई का हेड क्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, पहले देखिए जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका हेड क्वार्टर जो था वो आपका कलकत्ता में था, बट उसके 2 साल बाद 1937 में, एक सेकेंड, 1937 में आरबीआई का हेड क्वार्टर कलकत्ता से बम्बई शिफ्ट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अब आपसे क्या कह रहा है, स्केड्यूल बैंक इन इंडिया मीन्स अ बैंक, यानी कि स्केड्यूल बैंक जो हमारे देश में होता है सूचीबद्ध बैंक, उसका अर्थात क्या होता है भारत में। इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956, गलत, 1956 में कैसे, वो तो कंपनीज का निर्माण होगा। ऑथराइज द बैंकिंग बिजनेस गवर्नड बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, या इंक्लूडिंग इन द सेकेंड स्केड्यूल टू द आरबीआई ऑफ इंडियन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, यही बिल्कुल करेक्ट है। याद रखिएगा जो बैंक आपका क्या बोलते हैं आरबीआई की, एक सेकेंड, जो बैंक आपका आरबीआई की सेकेंड स्केड्यूल्स में, याद रखिएगा आरबीआई के सेकेंड स्केड्यूल में चिन्हित होंगे वही सारे बैंक्स आपके स्केड्यूल बैंक कहलाते हैं, यानी कि आरबीआई के सेकेंड स्केड्यूल में जितने भी बैंक से चिन्हित हैं वो सारे के सारे बैंक स्केड्यूल बैंक्स कहलाते हैं। 17 देखिए, अब आपसे क्या कह रहा था, विच इज़ द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया, भारत में सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक कौन सा है, बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या एचडीएफसी, जल्दी से आंसर करिए, विच इज़ द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया, तो याद रखिएगा भारत में सबसे बड़ा जो कमर्शियल बैंक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को रीस्टैब्लिश करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, और ये एक लौता भारतीय बैंक है जिसकी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्रांचेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है अब आपसे,
कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट वॉज इनएक्टेड इन विच ईयर, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट किस ईयर में इनएक्ट हुआ था आपको बताना है। 1912, 1949, 1935 या 1913। तो जल्दी बताइए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कब बना था आपका? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में बना था, 1912 में। 19 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। विथ होम डज द ओनरशिप ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक रेस्ट। ठीक है भैया, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो होते हैं उनका जो ओनरशिप होता है वो किसके पास होता है आपको बताना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जॉइंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड शेयर होल्डर फ्रॉम द पब्लिक, जॉइंटली विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या जॉइंटली विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जल्दी बताइए जो पब्लिक सेक्टर्स के बैंक होते हैं उनका जो ओनरशिप होता है वो किसके पास होता है? तो याद रखिएगा जितने भी पब्लिक सेक्टर्स बैंक हैं उनका जो ओनरशिप होता है वो भारत सरकार के पास होता है सिर्फ, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है इन विच ईयर वॉज द बैंक ऑफ महाराष्ट्र इस्टेब्लिश, यानी कि किस साल बैंक ऑफ महाराष्ट्र बना था? तो याद रखिएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो आपका बना था वो बना था आपका 16 सितंबर 1935 को। याद रखिएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का निर्माण 16 सितंबर 1935 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी विल बी टोटली करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर ऑल्सो कॉल्ड, यानी कि शहरी सहकारी बैंक जो होते हैं आपके शहरी सहकारी बैंक, यानी कि शहरी सहकारी बैंक और किस नाम से जाने जाते हैं वो आपको बताना है। तो शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव, सेकेंडरी कोऑपरेटिव, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स या लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव्स। तो जल्दी बताइए शहरी सहकारी बैंक और किस नाम से जाने जाते हैं? तो शहरी सहकारी बैंक देखिए प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनबीएफसी, यानी कि एनबीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। तो देखिए जो एनबीएफसी का फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। याद रखिएगा एनबीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो ऑप्शन सी विल बी टोटली करेक्ट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। हु इंश्योर्स बैंक्स इन इंडिया? ओके, कौन सा इसमें क्या बोलते हैं संस्था इसमें से बैंकों का, याद रखिएगा बैंकों का इंश्योरेंस करती है, यानी कि इन चारों में से कौन सी संस्था आपका बैंकों का इंश्योरेंस करती है? याद रखिएगा पब्लिक का नहीं, बैंकों का। इरडा, एक्जिम, डीसीजीसी या ईसीजीसी। तो जल्दी से आंसर करिए, बताइए कि कौन सी इसमें से संस्था जो बैंकों का क्या बोलते हैं इंश्योरेंस करती है वो कौन सी संस्था होती है? तो याद रखिएगा DICGC होती है। ठीक, ये एक्ट है आपका जो एक्ट आपका 1961 में आया था। इसका फुल फॉर्म होता है आपका डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट। याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। हाउ मैनी डेवलपमेंट्स बैंक आर देयर इन इंडिया, यानी कि भारत में कितने विकास बैंक हैं आपको बताना है। 5, 6, 7 या 8। तो याद रखिएगा भारत में कुल 6 विकास बैंक हैं। कितने बैंक हैं? 6 विकास बैंक हैं। कौन कौन से हैं ये भी देख लीजिए। सबसे पहला तो आपका है सिडबी, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा आपका एक्जिम, यानी कि आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। फिर आपका नाबार्ड, यानी कि आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड के बाद से देखिए आपका NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक। फिर उसके बाद से आपका IFCI, यानी कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद से IDBI, यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये मुख्यतः 6 आपके डेवलपमेंट बैंक्स हैं भारत में। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। विच इज़ द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया? तो रिपीटेड क्वेश्चन, अभी जस्ट ऊपर हम लोग देखे थे SBI। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आपसे क्या कह रहा है। इन विच स्केड्यूल आर द स्केड्यूल बैंक्स ऑफ इंडिया लिस्टेड इन द RBI एक्ट 1934, यानी कि जो स्केड्यूल बैंक्स भारत में है वो RBI एक्ट 1934 के किस स्केड्यूल में लिखे हुए हैं? तो अभी जस्ट ऊपर क्वेश्चन हम लोग देखे थे, ये सेकंड शेड्यूल्स में लिखे हुए हैं। ओके, 27 देखिए आपसे क्या कह रहा है।
व्हाट इज़ द मेन बिजनेस ऑफ कॉमर्शियल बैंक, यानी कि कॉमर्शियल बैंक का मेन बिजनेस क्या होता है? तो लैंडिंग एंड डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, और भी आइए ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। लैंडिंग एंड डिपॉजिट फ्रॉम कॉरपोरेशन या बोथ ए बी। तो देखिए जो कमर्शियल बैंक्स इसमें जो कार्य बनेंगे वो ये दोनों बन जाएंगे, बोथ ए एंड बी। 28 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ दिस बैंक्स आर नॉट फॉर प्रॉफिट बैंक्स ओन्ड बाय द डिपॉजिटर्स, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा बैंक्स होता है जो डिपॉजिटर द्वारा ओन्ड किए जाते हैं एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एनपीओ। ओके, ऑप्शंस देखिए आपके हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स, मर्चेंट बैंक्स, लैंड बैंक्स या नन ऑफ द अबव। तो देखिए ऐसे बैंक्स जो नॉन प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं और डिपॉजिटर द्वारा ओन्ड किए जाते हैं वो बैंक कोऑपरेटिव बैंक्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच बैंक इज नोन एज बैंकर्स बैंक, यानी कि बैंकों का बैंक किसको कहा जाता है? तो ये सब तो बच्चों वाला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आरबीआई को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, NBFI रिफर्स टू, यानी कि NBFI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा NBFI का फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, DIGC रिफर्स टू, यानी कि DIGC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DIGC का फुल फॉर्म देखिए होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी कॉर्पोरेशन से, डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी कॉर्पोरेशन, यानी कि ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 32 कह रहा है आपसे, आरबीआई एक्ट वॉज कम्स इन टू एग्जिस्टेंस, यानी कि आरबीआई एक्ट कब बना था आपको बताना है। तो सब जानते हैं आरबीआई एक्ट आपका 1934 में हुआ था, जिसके तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। 33 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, when a deposit of money is received by the bank the banker becomes the, यानी कि जब बैंकर्स के द्वारा मनी डिपॉजिट रिसीव किया जाता है, यानी कि जब बैंकर के पास पैसा जमा कराया जाता है तो बैंकर्स क्या हो जाएगा? क्रेडिटर, डेटर, रिसीवर या कस्टमर्स? तो बताइए जल्दी, जब बैंक में आप लोग पैसा जमा कराने जाते हैं और जो बैंकर्स होता है आपका पैसा जमा करता है तो बैंकर्स वहाँ पे क्या होगा? तो बैंकर्स याद रखिएगा एक एसेट्स बनेगा, और एसेट्स बनेगा इसीलिए वो डेटर्स होगा। 34 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, व्हेन अ डिपॉजिट ऑफ मनी इज रिसीव्ड बाय द बैंकर द कस्टमर बिकम द, तो कस्टमर वहाँ पे देखिए सवाल वही है कि जब आपका पैसा बैंकर्स द्वारा रिसीव किया जाएगा तो कस्टमर वहाँ पे क्या बनेगा? तो कस्टमर देखिए पैसा दे रहा है, तो जब कस्टमर पैसा दे रहा है तो ऑब्वियसली वो क्या बनेगा? क्रेडिटर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच बैंक इज कॉल्ड लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि किस बैंक को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है? किस बैंक को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है? कमर्शियल बैंक को, एग्रीकल्चर बैंक को, इंडस्ट्रियल बैंक को या सेंट्रल बैंक को? तो हमेशा याद रखिएगा अंतिम ऋणदाता के रूप में सेंट्रल बैंक जाना जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच बैंक्स एंजॉय मोनोपोली पावर ऑफ नोट इशू, यानी कि नोट इशू करने का जो एकाधिकार है वो किस बैंक के पास है? नोट इशू करने का एकाधिकार किस बैंक के पास है? तो ये भी देखिए कल की क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया था, नोट इशू करने का जो मोनोपोली पावर है वो हमारे इंडिया में सिर्फ आरबीआई के पास है, यानी कि सेंट्रल बैंक। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच इज कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ ऑल सेंट्रल बैंक्स, यानी कि कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन, याद रखिएगा कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशंस सारे सेंट्रल बैंक्स का, यानी कि पूरे देश में, सिर्फ भारत में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी उस कंट्रीज के सेंट्रल बैंक है, उस कंट्रीज के क्या है? सेंट्रल बैंक्स है, उनका मदर है, उनकी मदर है, यानी कि इन चारों में से कौन सा ऐसा फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो मदर ऑफ ऑल सेंट्रल बैंक्स है? बैंक ऑफ इंग्लैंड, रिस्क बैंक ऑफ स्वीडन, फेडरल रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो याद रखिएगा मदर ऑफ ऑल सेंट्रल बैंक्स बैंक ऑफ इंग्लैंड है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द हेड ऑफिस ऑफ
आरबीआई लोकेटेड, यानी कि किस, ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है कि आरबीआई का हेड ऑफिस किस शहर में वह है, तो मुंबई में है। 39 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, रीजनल रूरल बैंक वर इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, यानी कि आरआरबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, आपको बताना है। रीजनल रूरल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो याद रखिएगा रीजनल रूरल बैंक की स्थापना 1975 में की गई थी। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि भारत में किन दो जगहों पर आरआरबी है ही नहीं, रीजनल रूरल बैंक है ही नहीं, तो याद रखिएगा गोवा और सिक्किम, इन दो जगह पे आरबीआई है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे नीड ही नहीं हुई थी आरआरबी खोलने की, दैट्स वाई गोवा और सिक्किम में आरआरबी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए आपसे क्या कह रहा है अब, व्हाट इज द प्रेजेंट नंबर ऑफ लोकल एरिया बैंक्स इन इंडिया, यानी कि भारत में लोकल एरिया बैंक की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। 3, 4, 5 या 6, तो जल्दी से बताइए कितने भारत में इस समय प्रेजेंटली लोकल एरिया बैंक हैं, तो याद रखिएगा भारत में प्रेजेंटली 4 लोकल एरिया बैंक्स हैं। ओके, कौन कौन से आइए ये भी बता देता हूं मैं आप लोगों को। सबसे पहला देखिए जो है आपका वो है कोस्टल, एक सेकेंड, एरिया बैंक लिमिटेड। ओके, कहाँ पे है ये आपका, ये आपका विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। ठीक, ये पहला हो गया कोस्टल एरिया बैंक लिमिटेड। दूसरा देखिए आपका कैपिटल लोकल बैंक लिमिटेड। ओके, ये आपका फगवाड़ा पंजाब में है, फगवाड़ा पंजाब। ठीक, तीसरा देखिए जो आपका है वो है आपका कृष्ण भीमा समृद्धि समृद्धि लोकल एरिया बैंक। ओके, लोकल एरिया बैंक, ये आपका देखिए जो स्थित है वो आपका क्या बोलते हैं, महबूब नगर, महबूब नगर आंध्र प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा पहला आपका कोस्टल एरिया बैंक लिमिटेड विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, तीसरा आपका कैपिटल लोकल बैंक लिमिटेड फगवाड़ा पंजाब, तीसरा आपका कृष्णा भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक लिमिटेड महबूब नगर आंध्र प्रदेश, और चौथा आपका देखिए जो है वो है आपका क्या बोलते हैं, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड। ओके, ये आपका कोल्हापुर महाराष्ट्र में स्थित है, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि। ओके, तो ये 4 आपके लोकल एरिया बैंक्स थे, ये चौथा हो गया, और बाकी तीनों यहाँ है। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो 40 का देखिए हम लोग 4 मार लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 41 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अपेक्स बॉडीज रेगुलेट द आरआरबी, यानी कि आरआरबी रीजनल रूरल बैंक को कौन सी बॉडी क्या बोलते हैं रेगुलेट करती है, रीजनल रूरल बैंक की रेगुलेटिंग बॉडी कौन सी है, तो रीजनल रूरल बैंक नाम में देखिए रीजनल रूरल बैंक, और अभी हम लोग पढ़े हैं थोड़ी देर पहले ऊपर ही कि नाबार्ड देखिए क्या करता है, जो एग्रीकल्चर और रूरल एरिया उनके डेवलपमेंट के लिए कार्य करता है, तो आरआरबी की जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है वो नाबार्ड है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 42 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। स्केड्यूल बैंक इन इंडिया मीन्स अ बैंक। ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़े हैं। जो आरबीआई के सेकंड स्केड्यूल में जो बैंक मेंशन्ड है वो सारे के सारे स्केड्यूल बैंक है, तो इसीलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 43 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नॉन स्केड्यूल बैंक इन इंडिया, यानी कि इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट नॉन स्केड्यूल बैंक से संबंधित है। तो नॉन शेड्यूल बैंक देखिए वो बैंक्स होते हैं जो आरबीआई के सेकेंड शेड्यूल में नहीं होते, तो उनसे संबंधित कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। तो अ नॉन शेड्यूल बैंक डज नॉट हैव टू मेंटेन सीआरआर विथ आरबीआई, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये देखिए ये शेड्यूल होते ही नहीं है, तो इसीलिए इनको सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करने का कोई बाउंडेशन नहीं है आरबीआई के पास। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए अगर करेक्ट बनता है यानी कि ऑप्शन बी, और ऑप्शन डी देखिए ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इट ऑल्सो इट कैन नॉट लेंड मनी फ्रॉम आरबीआई अंडर LAF, यानी कि नॉन शेड्यूल बैंक देखिए आरबीआई को मनी लैंड नहीं कर सकता है अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो ये स्टेटमेंट देखिए बिल्कुल गलत है, ये कर सकता है। याद रखिएगा, नॉन शेड्यूल बैंक आरबीआई को अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का ये पार्ट होता है, तो उसके तहत ये लोन कह रहा हूँ मनी लैंड कर सकता है, मतलब पैसे आरबीआई के पास जमा या उसको उधार के रूप में दे सकता है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये कैन नॉट नहीं है, कैन होना चाहिए। तीसरा द बैंक नेम्ड अंडर थर्ड स्केड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 आर नॉन स्केड्यूल बैंक, ये बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि जो बैंक आपके थर्ड स्केड्यूल्स में होते हैं वो आपके नॉन स्केड्यूल बैंक्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि इसका आंसर देखिए 1 और 3 बस बनेगा, यानी कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ये सी ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 44, विच इज़ द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया, यानी कि भारत का सबसे पहला रीजनल रूरल बैंक कौन सा था। सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, प्रथम ग्रामीण बैंक, पल्लवन ग्रामीण होना चाहिए ग्रामीण बैंक, और डी आपका सप्तगिरी ग्रामीण बैंक। तो बताइए भारत का सबसे पहला रीजनल रूरल बैंक कौन सा था। तो याद रखिएगा, भारत का सबसे पहला रीजनल रूरल बैंक जो था वो था आपका प्रथम ग्रामीण बैंक, ठीक, जिसका हेड ऑफिस, याद रखिएगा, जिसका हेड ऑफिस मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में था। क्लियर। और ये देखिए जो काम करता था ये आरआरबी वो अंडर सिंडिकेट बैंक के करता था। नेक्स्ट देखिए 45 आपसे क्या कह रहा है। अब हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक इज लोकेटेड एट, यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है। नेशनल हाउसिंग बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये याद रखिएगा न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 क्या कह रहा है आपसे। SIDBI was set up in dash as a whole owned subsidiary of, okay, 1985 Exim, 1969 RRB, 1975 IFCI या 1990 IDBI। ठीक, तो आंसर करके बताइए इसका आंसर क्या होगा कि SIDBI was set up as a whole owned subsidiary of, किसकी सब्सिडरी के रूप में SIDBI की स्थापना हुई थी, तो याद रखिएगा 1990 IDBI के सब्सिडरी के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। SIDBI की देखिए स्थापना आपकी 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। ओके 47 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शंस ऑफ बैंक, यानी कि इन चारों में से बैंक के कौन से कार्य नहीं होते हैं। टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, टू वेव लोन्स, टू ग्रांट एडवांस, टू सप्लाई इनपुट टू फार्मर, से ही नहीं होता, ये आप फार्मर को इनपुट थोड़ी ना सप्लाई कराता है। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। रेपो रेट रिफर्स टू द रेट एट विच, यानी कि रेपो रेट क्या होता है भैया ये आपको बताना है। आरबीआई बोरो शॉर्ट टर्म मनी फ्रॉम द मार्केट्स, ये बिल्कुल गलत है। आरबीआई कल की क्लासेस में देखिए सब मैंने बताया था, करेंसी एंड बैंकिंग वाली क्लासेस में। रेपो रेट देखिए क्या होता है, इसमें कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेते हैं, तो आरबीआई यहाँ बोरोस नहीं करता है, याद रखिएगा आरबीआई बोरो नहीं करता है, कमर्शियल बैंक करते हैं। बैंक्स कीप्स द मनी विथ आरबीआई, ये गलत है। बैंक देखिए जब आरबीआई के पास पैसा रखता है तो उस पर देखिए उसको रिवर्स रेपो रेट के दर से इंटरेस्ट मिलता है। बिल्स आर डिस्काउंटेड बाय आरबीआई,
फॉरेक्स परचेज बाई आरबीआई। यहाँ पे देखिए इस हिसाब से तब आंसर सी बनना चाहिए, बिल्स आर डिस्काउंटेड बाय आरबीआई। लेकिन तब यहाँ क्वेश्चन देखिए आपको बदल जाएगा, ये क्वेश्चंस में एक्चुअली देखिए कुछ एरर है, ये तीनों ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकते। ठीक, एक आंसर बन सकता है बिल आर डिस्काउंटेड, लेकिन तब जब यहाँ रेपो रेट ना हो के बैंक रेट होगा, तब बैंक रेट पे ही बिल डिस्काउंट करता है आरबीआई। मतलब बिल्स आर डिस्काउंटेड बाय आरबीआई, मतलब आरबीआई द्वारा बिल्स को डिस्काउंट किया जाता है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा एरर है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। इन इंडिया द कमर्शियल बैंक आर गिवन लाइसेंस ऑफ ऑपरेशंस बाय, यानी कि भारत में कमर्शियल बैंक को कार्य करने के लिए कौन लाइसेंस प्रोवाइड कराता है? भारत में क्या बोलते हैं, कमर्शियल बैंक को लाइसेंस कौन प्रोवाइड कराता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई या बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 1949। तो याद रखिएगा भारत में कमर्शियल बैंक को जो लाइसेंस देने का कार्य होता है वो बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 के तहत होता है। फर्स्ट यूनिट का लास्ट क्वेश्चन देखिए आप, आपसे क्या कह रहा है। द फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक IFCI वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, अभी बताया हूँ कि IFCI की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। ओके, चलिए ये सारे देखिए हम लोग यूनिट 1 के क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक, यूनिट 1 में 50 क्वेश्चंस थे, वो सारे के सारे हम लोगों ने निपटा लिए। अब आगे क्वेश्चंस बढ़ते हैं, लेकिन आगे क्वेश्चंस बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की क्लासेस हमारी रेगुलर एग्जाम तक चलती रहेगी। तो इसीलिए प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए आप लोग, ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम लोग के साथ जुड़ सके और वो अपनी क्लासेस परीक्षा की तैयारी और भी अच्छे से कर सके। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए यूनिट 2 है हमारा सेंट्रल बैंक। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन, तो ये तो बार बार मैंने आप लोग को बता रखा है कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है? आरबीआई इज द बैंक ऑफ इशू, RBI acts as bankers to the government, RBI is bankers bank, या RBI does not regulate the flow of credit। तो देखिए ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि RBI देखिए क्रेडिट को कंट्रोल करता है, याद रखिएगा RBI इज द कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट सिस्टम मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। थर्ड देखिए RBI प्रोवाइड्स द वेज एंड मीन्स एडवांस टू होम, यानी कि आरबीआई किसको आगे बढ़ने के तरीके और साधन प्रोवाइड कराता है। ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक या ऑल ऑफ दीज। तो याद रखिएगा जो स्टेट्स गवर्नमेंट होती हैं उनको ये साधन प्रोवाइड कराता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई, भारत के सर्वप्रथम आरबीआई के सर्वप्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? याद रखिएगा आरबीआई के सर्वप्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? कुलदीप पाठक, डॉक्टर राज्यवर्धन शर्मा, सर मुकुंद खन्ना या सर सीडी देशमुख। तो आरबीआई के देखिए जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे वो थे आपके सर सीडी देशमुख, यानी कि चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। ओके, ये जो आपके आरबीआई के पहले जो गवर्नर बने थे वो आपका क्या बोलते हैं 11 अगस्त, याद रखिएगा 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक ये आरबीआई के गवर्नर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। विच इज नॉट फंक्शंस ऑफ आरबीआई, यानी कि इसमें से आरबीआई का कौन सा कार्य नहीं है। होल्डिंग कैश रिजर्व ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक एंड मेक अवेलेबल फाइनेंशियल एकोमोडेशन टू देम, बिल्कुल करेक्ट है ये, मतलब ये उसके कार्य होता है, क्योंकि वो देखिए जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनसे देखिए सीआरआर के रूप में कैश रिजर्व अपने पास रखता है एंड उनको क्या बोलते हैं फिनेंशियल एकोमोडेशंस, मतलब यही जो कैश रिजर्व उनके पास पड़ा रहता है उसको फिनेंशियल एकोमोडेशन प्रोवाइड कराता है। एज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ऑल बैंकिंग ऑपरेशंस ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। वो देखिए जितने भी सरकार के बैंकिंग ऑपरेशंस होते हैं उनकी जिम्मेदारी उठाता है।
एज्यूमिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ डेटा रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया, ये इसका कार्य नहीं होता है, ये आपका NSO का कार्य होता है, नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अब आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट ट्रू अबाउट आरबीआई, यानी कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आरबीआई से संबंध में सही नहीं है। आरबीआई इज द बैंक ऑफ इशू, बिल्कुल करेक्ट है। आरबीआई एक्ट्स एज द बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन आ गया फिर से, तो इसका ऑप्शन सी डी बन जाएगा कि आरबीआई डज नॉट रेगुलेट द क्रेडिट फ्लो, एक्चुअली इट इज़ द कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट फ्लो। 7 देखिए, अब आपसे क्या कह रहा है, the government picked up the entire shares of SBI held by the RBI according to which of the following guidelines, यानी कि सरकार ने देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के SBI के सारे शेयर्स देखिए क्या कर लिए हैं, पिक कर लिए हैं, एंटायर शेयर्स पिक कर लिए हैं बाय द RBI, किसके द्वारा, RBI द्वारा। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडलाइंस, मतलब किस गाइडलाइंस के अनुसार ऐसा किया गया था। सिक्योरिटीज़ कमीशन, सेबी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, फिनेंशियल रेगुलेशंस, तो ये याद रखिए आपका सेबी के गाइडलाइंस के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्योंकि स्टॉक खरीदने बेचने इन सब के ऊपर जो देखिए कैपिटल मार्केट की जो गाइडलाइंस जारी होती है वो सब की सब सेबी द्वारा होती है, क्योंकि सेबी इज द रेगुलेटिंग बॉडीज ऑफ कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर ऑफ आरबीआई ऑल्सो सर्व्ड एज द फिनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि इसमें से कौन से ऐसे आरबीआई के गवर्नर थे, कौन से इन चारों लोगों में से आरबीआई के गवर्नर थे जो भारत के फिनेंस मिनिस्टर भी बने, यानी कि भारत के वित्तीय मंत्री भी बने। प्रणब मुखर्जी, अमिताभ घोष, सर बेंगल रामा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो याद रखिएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, वो देश के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं नरसिम्हन राव की जब सरकार थी उस समय, और देश के ये प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ही इज़ द मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स जिसको बोलते हैं। इनको इकोनॉमिक्स का इतना ज़्यादा ज्ञान है कि आम आदमी सोच भी नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अब आपसे क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ द रीजनल हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई इज़ नॉट सिचुएटेड, यानी कि इन चारों में से किस जगह आरबीआई का रीजनल हेडक्वार्टर नहीं है, यानी कि इन चारों जगह में से आरबीआई का रीजनल हेडक्वार्टर्स नहीं है। न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या कोलकाता। तो याद रखिएगा आप लोग, आरबीआई के कुल 4 रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं। कितने हेडक्वार्टर्स हैं? 4। एक न्यू दिल्ली में, एक मुंबई में और एक कोलकाता में। बेंगलुरु में नहीं है। कहाँ पे नहीं? तब चौथा कहाँ पे आपका? चौथा याद रखिएगा आपका चेन्नई में है। कहाँ पे है? चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अब आपसे क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग वुड नॉट हेल्प आरबीआई टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन इन द कंट्री, यानी कि इन चारों में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आरबीआई को इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में मदद नहीं करता। याद रखिएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में मदद नहीं करेगा। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। तो इंक्रीज इन रिवर्स रेशियो रिक्वायरमेंट्स, तो ये बिल्कुल करेगा आपका इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। इंक्रीज इन बैंक रेट, ये भी बिल्कुल करेगा। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ इन ओपन मार्केट, ये कभी नहीं करेगा, क्योंकि देखिए जब आप सिक्योरिटीज़ खरीद लेंगे मार्केट से तो ऑब्वियसली पैसे फ्लो होंगे, आउटफ्लो होगा। तो जब पैसे पब्लिक के पास जाएंगे तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन इंक्रीज़ कर जाएगा, वहाँ पे डिक्रीज़ नहीं करेगा। तो इसीलिए ये इसका आंसर करेक्ट होगा। जब आप अपने मॉनेटरी पॉलिसीज़ में जैसे जो रेपो रेट, बैंक रेट, CRR, SLR, ये सब देखिए जब आप इंक्रीज़ करेंगे तब आपका इन्फ्लेशन क्या होता है? कंट्रोल होता है। लेकिन जब यही चीज़ें आप डिक्रीज़ करने लगेंगे तब देखिए आपका क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगा। तो इसीलिए देखिए जब परचेस करेंगे आप तो ऑब्वियसली मनी का फ्लो होगा, और मनी जब फ्लो होगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अब आपसे क्या कह रहा है, हाउ मैनी जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स ऑफ आरबीआई आर देयर इन इंडिया, यानी कि भारत में जोनल ट्रेनिंग सेंटर आरबीआई के कितने हैं? जोनल ट्रेनिंग सेंटर आरबीआई के कितने हैं भारत में?
तो आरबीआई के देखिए जो जोनल ट्रेनिंग सेंटर है भारत में वो कुल 3 है। कितने हैं? 3 है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला देखिए आपका है, क्या बोलते हैं, NIBM, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट। दूसरा आपका देखिए IGIDR, ठीक, यानी कि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, ओके। और एक आपका है IDRBT, यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। तो यही कुल 3 आपके जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इन विच ईयर द नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई वॉज ऑक्यूर्ड, यानी कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन याद रखिएगा 1 जनवरी 1942 को, सॉरी 1949 को हुआ था। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, द लोगो ऑफ आरबीआई कंसिस्ट ऑफ विच एनिमल, यानी कि आरबीआई का देखिए जो लोगो होता है उसमें कौन सा जानवर होता है आपको बताना है। तो याद रखिएगा आरबीआई के लोगों में एक पैंथर होता है। एक सेकंड रुकिए, आपको आरबीआई का लोगो भी दिखा दे रहा हूं, तब आप लोग इजीली समझ जाएंगे कैसे। तो ये देखिए विद्यार्थियों, आरबीआई का ही लोगो है। ये देखिए आपको एक पैंथर दिख रहा होगा, यानी कि टाइगर, पैंथर या टाइगर दोनों बोल सकते हैं आप लोग। तो आरबीआई के लोगों में देखिए एक टाइगर या पैंथर होता है और एक पाम ट्री होता है, ओके। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, इन विच ईयर द हेड क्वार्टर ऑफ आरबीआई मूव्ड फ्रॉम कोलकाता टू द बॉम्बे, यानी कि अभी देखिए ऊपर जब फर्स्ट यूनिट में आप लोग को बता रहा था तो वहाँ पे मैंने आपको समझाया था, आरबीआई देखिए जब इस्टेब्लिश हुआ था तो उसका देखिए जो हेड क्वार्टर था वो कोलकाता में था। बट 1937 में, याद रखिएगा 1937 में आरबीआई का हेड क्वार्टर कोलकाता से बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया था, यानी कि 1937 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, यानी कि आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? तो ये याद रखिएगा सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग आरबीआई, यानी कि आरबीआई के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है वो आपको बताना है। माफ करिएगा, इट इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल करेक्ट है, ये भारत का केंद्रीय बैंक है। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1935, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखिए, इट कैन इशू करेंसी नोट्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, इसके पास मोनोपोली होती है नोट छापने की। पर्सनल अकाउंट कैन बी ओपन इन आरबीआई, ये बिल्कुल गलत है, आरबीआई में पर्सनल अकाउंट कभी भी नहीं खोले जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ आरबीआई, यानी कि कौन सा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है आरबीआई का? देखिए बहुत बार अपनी क्लासेस में आपको करा चुका हूँ, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और फिर क्या बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, और MSF मार्जिनल सेफ्टी फैसिलिटी, ये सब ये भी देख लीजिए, एक होता है आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये सब के सब देखिए आपके क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं आरबीआई के, ओके। तो यहाँ देखिए CRR दिख रहा है, आगे पढ़ लेते हैं हम लोग। बैंक रेट ये भी होता है, SLR ये भी होता है, यानी कि ऑल ऑफ दीज इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है, आरबीआई हैज़ विड्रॉन द सर्कुलेशन ऑफ कॉइन्स इन द डिनोमिनेशंस ऑफ 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे एंड 25 पैसे इन विच ईयर, यानी कि आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस सन में याद रखिएगा क्या बोलते हैं, 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे,
10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे को सर्कुलेशन से बाहर कर दिया था 2010 में, 2011 में, 2012 में या 2013 में। तो ये देखिए 2011 में सर्कुलेशन से उसने बाहर कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आपसे क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉइन्स इज नॉट इशूड बाय द आरबीआई, यानी कि कौन सा कॉइन हमेशा याद रखिएगा आरबीआई के अंडर में होता है, इसलिए आरबीआई उसको सॉरी माफ़ करिएगा गलती हो गई। कॉइन्स देखिए भारत सरकार के अंडर में होता है, लेकिन उसका वॉल्यूम कंट्रोल करने का अधिकार आरबीआई के पास होता है। क्लियर। तो यहाँ पे आपसे पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग, और कॉइन्स देखिए जो हमारे इंडिया में प्रिंट होते हैं वो कॉइन्स एक्ट 1906 के तहत होते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉइन्स इज नॉट इशूड बाय द आरबीआई, यानी कि कौन सा कॉइन आरबीआई द्वारा इशू नहीं किया जाता, तो एक का याद रखिएगा, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आपसे क्या कह रहा है अब। अकॉर्डिंग टू विच सेक्शंस ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, यानी कि आरबीआई एक्ट 1934 के किस भाग के अनुसार आरबीआई इज लाइबल टू पे द वैल्यू ऑफ बैंक नोट टू इट्स होल्डर, यानी कि आरबीआई का यह दायित्व है कि वह जो बैंक नोट होते हैं, ठीक, वह होल्डर को पे करने का दायित्व रखती है। सेक्शन 22, सेक्शन 24, सेक्शन 26 से सेक्शन 28। तो ये याद रखिएगा सेक्शन 26 के तहत लाइबल है। इसीलिए देखिए आरबीआई नोट आप लोग जब भी देखे होंगे तो वहाँ पे नीचे आप लोग पढ़ते होंगे जहाँ आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है, उसी पे देखिएगा लिखा रहता है कि मैं धारक को 100 रुपये या 200 रुपये देने का वचन मतलब धारक को 100 रुपये या 200 रुपये देने का वचन देता हूँ, ठीक। तो वो आरबीआई ही आपको वचन देता है। 21 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। Which of the following factor is or are considered by the RBI determine the number of notes to be issued by it, यानी कि किस फैक्टर के आधार पर आपका आरबीआई नोट इशू करने का क्या बोलते हैं कंसिडरेशन करती है। जीडीपी ग्रोथ, ये देखिए हमारे इंडिया में जो नोट छापा जाता है वो आपका क्या बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंतर्गत इशू किया जाता है, ठीक। मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंतर्गत आरबीआई नोट को इशू करता है। तो यहाँ कौन से वो फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है, तो जीडीपी ग्रोथ को, इन्फ्लेशन को, रिप्लेसमेंट ऑफ सॉइल्ड बैंक नोट को, या ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ देखिए सब कंसीडर किया जाएगा। लेकिन ये याद रखिएगा अक्सर पूछे जाने वाला सवाल है कि आरबीआई किस सिस्टम पे क्या नोट इशू करता है, तो याद रखिएगा मिनिमम रिजर्व सिस्टम पर नोट इशू करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। When did the government appoint for transfer of stake, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ स्टेक का अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट कब करती है, तो याद रखिएगा 29 जून को करती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सिंस, यानी कि भारत आईएमएफ का हिस्सा कब से है, आपसे ये पूछ रहा है। तो भारत याद रखिएगा आईएमएफ का क्या बोलते हैं संस्थापक देशों में से एक था, भारत जो है वो आईएमएफ के संस्थापक देशों में से एक है, ठीक। तो आईएमएफ अब जो भारत आईएमएफ का मेंबर है वो कब से है आपको ये पूछ रहा है, तो ये याद रखिएगा 1947 से भारत आईएमएफ का मेंबर है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। हु वर्क्स एज आरबीआई एजेंट, यानी कि कौन आरबीआई के एजेंट के रूप में कार्य करता है एट प्लेसेस वेयर इट हैज़ नो ऑफिस ऑफ इट्स ओन, यानी कि जहाँ पे आरबीआई का कोई ऑफिस नहीं होता, याद रखिएगा जहाँ पे आरबीआई का कोई ऑफिस नहीं होता है तो वहाँ आरबीआई के प्रतिनिधि के रूप में कौन कार्य करता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो आरबीआई के एजेंट के रूप में जो कार्य करता है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आपसे क्या कह रहा है अब। हु मिंट्स द कॉइन इन इंडिया, भारत में सिक्के देखिए कौन मिंट करता है, कौन ढालता है। तो भारत में अभी थोड़ी देर पहले बताया हूँ कि भारत में जो सिक्कों का प्रोडक्शन होता है, सिक्कों का मिंट होता है, सिक्कों का जो ढालना होता है वो अंडर द फाइनेंस मिनिस्टर होता है, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री होता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आप लोग कमेंट करके बताइए इस समय हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, या कौन जल्दी बताइए हमारे देश के इस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। 26 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। आरबीआई नोन एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट बिकॉज, यानी कि आरबीआई अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है क्योंकि इट हैज़ मेड द क्रेडिट नीड ऑफ सिटीजन टू होम
नो वन एल्स इज़ विलिंग टू लैंड, यानी कि ये देखिए क्या बोलते हैं, सिटीजन्स को लोन प्रोवाइड कराते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। सिटीजन्स, आम आदमी को कभी आरबीआई डायरेक्ट क्रेडिट प्रोवाइड कराता ही नहीं है। आम आदमी को कमर्शियल बैंक लोन देता है, और कमर्शियल बैंक को जो लोन देता है वो आरबीआई देता है। बी पॉइंट देखिए आपसे क्या कह रहा है, बैंक्स लेंड्स टू गो टू आरबीआई एज लास्ट रिसोर्ट, यानी कि बैंक अंतिम रूप से पैसा लेने के लिए आरबीआई के पास जाते हैं, या इट कम्स टू हेल्प बैंक्स इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, यानी कि जब देखिए बैंकों में क्राइसिस होने लगते हैं तो वो बैंक को हेल्प करने के लिए आगे आता है, या ऑल ऑफ द एबव। तो एक गलत है, तो ऑल ऑफ द एबव का तो सवाल ही नहीं उठता, और ये ऑप्शन देखिए बिल्कुल करेक्ट बनेगा, क्योंकि जब बैंक डूबने वाले होते हैं तो वो उनको आरबीआई बचा लेता है। तो वो लोग त्राहिमाम करते हुए आरबीआई के पास जाते हैं, और फिर आरबीआई क्या करता है, उनकी मदद करता है। जैसे देखिए एंशियंट टाइम में क्या होता था, जब क्या बोलते हैं, इंद्र के सिंहासन पर हमला होता था, तो इंद्र क्या करते थे, भगवान विष्णु जी के पास चले जाते थे, त्राहिमाम करते, प्रभु हमारी रक्षा करें, तो विष्णु जी फिर उनकी रक्षा करते थे। तो वही चीज़ होता है। आरबीआई देखिए क्या होता है, बैंकर्स बैंक होता है, यानी कि बैंकों का बैंक होता है। तो अभी आप ही के घर में देखिए आपके साथ कोई समस्या हो जाए तो आप त्राहिमाम करते हुए अपने पिताजी के पास, अपने माताजी के पास जाते हैं। उसी तरह देखिए जब कमर्शियल बैंक की स्थिति खराब हो जाती है, वो एकदम क्राइसिस यानी कि डूबने की कगार पे आ जाता है, तो वो भी अपने पिताजी के पास यानी कि आरबीआई के पास त्राहिमाम करते हुए जाता है, और आरबीआई उसको क्या कर लेता है, बचा लेता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 27। देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, वॉट डज इट डिफिसिट फिनेंसिंग मीन, यानी कि डिफिसिट फिनेंसिंग का अर्थात क्या होता है, डिफिसिट फिनेंसिंग का अर्थात क्या होता है। तो हमेशा याद रखिएगा डिफिसिट फिनेंसिंग कब होगा, जब आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई से कर्जा लेगी तभी आपका डिफिसिट होगा, क्योंकि यहाँ देखिए बैंक, सरकार को कर्जे की ज़रूरत पड़ रही है, समझ रहे हैं ना। तो जब सरकार को कर्जे की आवश्यकता होगी तब वहाँ पे डिफिसिट फाइनेंसिंग होगा, यानी कि ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरोज फ्रॉम आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच इज इनकरेक्ट रिगार्ड टू पावर ऑफ आरबीआई, यानी कि आरबीआई की शक्ति के रूप में, पावर के रूप में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो चलिए आइए देखते हैं। होल्ड कैश रिजर्व बैंक्स बिल्कुल करेक्ट है, सीआरआर के रूप में वो देखिए रखता है, तो ये तो गलत हो ही नहीं सकते, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। पॉइंट बी देखिए आपसे क्या कह रहा है, कंट्रोल बैंकिंग सिस्टम थ्रू लाइसेंसिंग, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, कंट्रोलर होता है वो बैंकिंग का। सुपरवाइज बैंकिंग सिस्टम थ्रू इंस्पेक्शन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके लिए ऑप्शन डी देखिए बिल्कुल करेक्ट होगा। आप लोग स्कैम 1992 अगर देखे होंगे, स्कैम 1992 हर्षद मेहता वाली, ठीक, तो उसमें देखिए आरबीआई क्या करता है, हर्षद मेहता को देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले क्या करता है, 500 रुपये का बैंकर चेक इशू कर देता है, क्लियर। तो उस पर देखिए फिर इसकी बात आरबीआई की भनक लग जाती है, तो आरबीआई देखिए क्या करता है, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पूरी रिपोर्ट खंगालनी शुरू कर देता है, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो वही चीज़ होता है कि आरबीआई के पास इंस्पेक्शन का भी अधिकार होता है। 29 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट इशूड इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, कौन सी चीज़ें इसमें से इशू नहीं की जाती है मॉनेटरी पॉलिसीज़ में, क्लियर। कैश रिजर्व रेशियो बिल्कुल किया जाता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया हूँ। रेपो रेट भी किया जाता है, बैंक रेट भी किया जाता है, ब्लू चिप नहीं किया जाता है। ब्लू चिप कंपनीज होती हैं, याद रखिएगा, ब्लू चिप हमेशा कंपनी होती है, और ये जो भारत की टॉप कंपनीज होती हैं, भारत की जो एकदम टॉप कंपनीज होती हैं, जिससे आपका बीएससी और एनएससी का इंडेक्स तैयार होता है, वो कंपनियां ब्लू चिप कंपनियां कहलाती हैं। ब्लू चिप कंपनियों के फंडामेंटल इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कि यहाँ पे आपके पैसे का जो डूबने की स्थिति होती है वो एकदम नाम मात्र की होती है, समझ रहे हैं आप लोग। और क्या बोलते हैं, इसके शेयर्स इसीलिए थोड़े महंगे होते हैं। ब्लू चिप कंपनियाँ लाइक टीसीएस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक्स, ये सब ब्लू चिप कंपनियाँ होती हैं। इनके फंडामेंटल्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि क्या बोलते हैं, इनमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको देखिए, अगर वो पैसे लगा के लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दें तो वो देखिए बहुत ही अच्छा पैसा बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आपसे क्या कह रहा है अब, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, कौन सा सेंटेंस करेक्ट नहीं है। आरबीआई वॉज नहीं है बोला है, ठीक है, तो आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड ऑन जनवरी 1 1935, ये बिल्कुल गलत है, ये 49 में हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखें। आरबीआई हेडक्वार्टर इज इन दिल्ली, ये भी गलत है, ये मुंबई में है, अभी थोड़ी देर पहले ये भी हम लोग चेक किए थे।
फिर आरबीआई इज़ द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी इन इंडिया, ये बिल्कुल करेक्ट है। जितनी भी फॉरेन करेंसी होती है वो आरबीआई के कस्टडी में ही होती है। और आरबीआई हैज़ 4 डिप्टी गवर्नर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इनकी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी यहाँ देखिए दोनों का दोनों स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31, देखिए आपसे क्या कह रहा है। ऑन विच कमीशंस रिकमेंडेशंस आरबीआई वॉज इस्टेब्लिश्ड, यानी कि किस कमेटी की रिकमेंडेशंस के आधार पर आरबीआई का गठन हुआ था। तो याद रखिएगा हिल्टन यंग कमेटी के आधार पर हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी। चैम्बरलिन कमीशंस के आधार पर देखिए आपका जो तीनों प्रेसिडेंशियल्स बैंक्स हैं उन तीनों प्रेसिडेंशियल्स बैंकों को मिलाकर एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया गठन करने की बात कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए आपसे। तीनों, अब देखिए कितने बच्चे सोच रहे होंगे तीन आपके वो कौन से थे, क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंशियल बैंक। तो याद रखिएगा एक था आपका प्रेसिडेंशियल बैंक ऑफ बंगाल, एक प्रेसिडेंशियल बैंक ऑफ बॉम्बे और एक प्रेसिडेंशियल बैंक ऑफ मद्रास। इन्हीं तीनों को 1921 में मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। अब बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही आगे चलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना था। 32 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ आरबीआई, यानी कि इसमें आरबीआई के कार्य नहीं है। बैंक ऑफ द बैंक्स, बैंकर ऑफ द बैंक्स होना चाहिए। वेल ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्रेडिट कंट्रोलर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि क्रेडिट कंट्रोल करने का काम आरबीआई के पास ही होता है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फॉरेन करेंसी की जितनी कस्टडी होती है वो इसी के पास होती है। अलोकेटिंग फंड डायरेक्टली टू द फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये बिल्कुल गलत है। ये आरबीआई का काम नहीं, ये नाबार्ड का काम होता है। 33 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। हु मेंट्स द कॉइन्स इन इंडिया, रिपीटेड क्वेश्चन है, फिनेंस मिनिस्ट्री। 34 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। हाउ लॉन्ग डज द अकॉर्डिंग टू ईयर ऑफ आरबीआई ऑफ इंडिया कम्स फ्रॉम, यानी कि देखिए आरबीआई का जो ईयर होता है वो कब से कब तक काउंट किया जाता है, मतलब आरबीआई के खाते कब खुलते हैं और कब बंद होते हैं। 1 जुलाई से 1 जून तक, 1 अप्रैल से 30 मार्च तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, या जनवरी 1 से दिसंबर 31 तक। तो याद रखिएगा आरबीआई के जो खाते खुलते हैं और बंद होते हैं, यानी कि आरबीआई का जो क्या बोलते हैं ईयर होता है जिस पे वो कार्य करता है वो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट यूज्ड इन मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी में कौन सा नहीं होता है। सीआरआर, ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। ब्लू चिप कंपनीज। 36 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। हु वॉज द आरबीआई एजेंट, ये भी अभी थोड़ी देर पहले बताया, आरबीआई के एजेंट के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्य करता है। 37 देखिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है। तो आरबीआई इज़ द बैंक ऑफ इशू, बिल्कुल करेक्ट है। आरबीआई इज़ द बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट, ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। आरबीआई बैंकर्स बैंक, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। आरबीआई डज नॉट रेगुलेट द फ्लो ऑफ क्रेडिट, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आरबीआई कंट्रोलर होता है क्रेडिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। When did RBI notify the draft regulation relating to the Credit Information Companies Act 2005? ओके, तो ये कब ड्राफ्ट किया था आरबीआई ने। अप्रैल 5, 2006, मई 26, 2006, जून 29, 2007 या सितंबर 30, 2005। तो ये देखिए जो आपका ड्राफ्ट किया था रेगुलेशंस वो 26 मई 2006 को किया था आरबीआई ने। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू विच गाइडलाइंस द गवर्नमेंट पिक द एंटायर एसबीआई शेयर्स हेल्ड बाय द आरबीआई। ओके, किस क्या बोलते हैं गाइडलाइंस के द्वारा सरकार ने एसबीआई के सारे शेयर्स खरीद लिए हैं जो आरबीआई के पास थे। ओके, तो ये अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे सेबी एक्ट के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए आपसे क्या कह रहा है अब। When did the government appoints of transfer of stake, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ट्रांसफर ऑफ स्टेक की देखिए जो अपॉइंटमेंट होती है सरकार द्वारा वो 29 जून को होती है। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट हैपेंस व्हेन सीआरआर इज इंक्रीज, यानी कि जब सीआरआर बढ़ता है तो क्या होता है। तो अभी यहाँ देखिए बता दे रहा हूँ मैं शॉर्ट में फिर से, अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था कि देखिए जब सीआरआर बढ़ेगा, याद रखिएगा जब सीआरआर बढ़ेगा तो मनी सप्लाई जो होगी वो घटेगी, सप्लाई ऑफ मनी घटेगी। जब सीआरआर बढ़ेगा नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है, हमेशा इन्वर्सली रिलेशन होता है। तो सीआरआर जब बढ़ेगा तो मनी सप्लाई घटेगी और जब सीआरआर आपका देखिए घटेगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगी। ठीक, तो
इट डिक्रीजेस मनी सप्लाई, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए जब CRR बढ़ेगा तो मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली घटेगी। इट इंक्रीज डिमांड फॉर मनी, ये भी देखिए बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब CRR बढ़ेगा तो बैंक को ज़्यादा पैसे डिपॉजिट कराने पड़ेंगे RBI के पास, जिससे कि मनी की जो डिमांड है वो इंक्रीज कर जाएगी। ये भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और फिर आपका देखिए क्या कह रहा है, इट डिक्रीजेस इन्फ्लेशन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यानी कि ऑल ऑफ द एबव विल बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए अब आपसे क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग काउंट्स अंडर SLR, यानी कि SLR के अंडर क्या चीज़ें काउंट की जाती हैं आपको वो बताना है। तो कैश इन हैंड बिल्कुल करेक्ट है, गोल्ड ओन्ड बाय द बैंक, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, और बैंक बैलेंस विथ RBI, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एक चीज़ और होता है, याद रखिएगा, अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये भी आपका SLR के तहत काउंट की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43, अब आपसे क्या कह रहा है, What do we call the rate at which RBI of India lends money to commercial bank, यानी कि जब RBI आपका रिजर्व बैंक आपका किसी कमर्शियल बैंक को जब लोन देता है तो जिस रेट पर देता है उस रेट को क्या कहा जाता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR या SLR। तो याद रखिएगा, जब अभी थोड़ी देर पहले जब रेपो रेट समझा रहा था तब बताया था आपको मैंने कि जब RBI आपका कमर्शियल बैंक को लोन देगा तो वो हमेशा रेपो रेट पे देता है शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44, देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन इंडिया, यानी कि भारत में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसका चेयरपर्सन कौन होता है आपको बताना। तो ये याद रखिएगा, RBI का गवर्नर होता है। मॉनेटरी पॉलिसी में देखिए कुल 6 लोग होते हैं, 6 लोग कुल होते हैं, जिसमें से 3 देखिए RBI के इंटरनल मेंबर्स होते हैं और 3 एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं। ओके, जो इकोनॉमिक्स के ज्ञाता लोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, what do we call the instrument of monetary policy which directly affect the quantity of money supply, यानी कि कौन सा किस इंस्ट्रूमेंट को मॉनेटरी पॉलिसी के किस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, माफ़ करिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी का कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपका क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई के क्वांटिटेटिव टूल से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी का कौन सा इंस्ट्रूमेंट मनी ऑफ सप्लाई के क्वांटिटेटिव टूल से संबंधित है। तो ये याद रखिएगा, हमेशा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ दिस इज ए क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी का क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, रिपीटेड क्वेश्चन ऊपर बताया हूँ, तो इसका आंसर देखिए ऑल ऑफ द अबव बन जाएगा। 47 देखिए आपसे क्या कह रहा है, व्हाट डू वी कॉल द फंड्स दैट द बैंक कीप्स विद RBI एज पोर्शंस दियर न्यू डिमांड एंड टाइम लिक्विडिटीज़। ओके, तो यानी कि जब आपका क्या बोलते हैं, कोई बैंक RBI के पास फंड्स डिपॉजिट कर जमा कराता है, ठीक, और वो उसकी मतलब नेट डिमांड का, NDTL बोलते हैं, नेट डिमांड टर्म लाइबिलिटी, ठीक। तो ये आपका कौन सा अमाउंट होता है वो आपको बताना है। जो मैंडेटरी होता है, जमा कराना है तो कराना ही है, कमर्शियल बैंक को RBI के पास जमा कराना है तो कराना ही है, तो ये क्या होता है, CRR होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, व्हाट इज मीन बाय ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है, तो देखिए शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को RBI के द्वारा खरीदा और बेचा जाता है वही आपका ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहलाता है। तो परचेज एंड सेल्स ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय RBI, यही बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। व्हाट डू वी कॉल द ऑफिशियल इंटरेस्ट रेट एट विच RBI प्रोवाइड्स लोन टू द बैंकिंग सिस्टम, यानी कि जब RBI आपका किसी कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड कराता है तो जिस इंटरेस्ट रेट पे कराता है उस इंटरेस्ट रेट को क्या कहा जाता है। तो अभी हम लोग देखे हैं ऑफिशियल इंटरेस्ट, याद रखिएगा। तो ये देखिए कितने बच्चे अगर यहाँ रेपो रेट देता तो उस पर मार देते, लेकिन वो यहाँ गलत हो जाता है, याद रखिएगा। रेपो रेट हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए कंसीडर किया जाता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा याद रखिएगा बैंक रेट कंसीडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, What was the first नरसिम्हन कमेटी रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द SLR, यानी कि देखिए जब नरसिम्हन कमेटी 1991 में बनी थी तो उसने SLR के संबंध में क्या रिकमेंडेशंस दिया था। तो ये रिकमेंडेशन इन्होंने दिया था कि जो आपका क्या बोलते हैं SLR है वो कट डाउन करिए कि और इसको 38.5% से 25% के बीच में लेकर आइए।
ओके। और करंटली देखिए जो वर्क करता है, ये तो फर्स्ट टाइम का था, करंटली ये देखिए 18% से 40% के बीच में है। ओके, चलिए ये देखिए हम लोग यूनिट 2 के भी 50 क्वेश्चंस कर लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। तो देखिए विद्यार्थियों, हम लोगों ने कुल आज की क्लासेस में 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ओके, अभी 3 यूनिट लगभग और बचे होंगे, 2-3 यूनिट, वो कल की क्लासेस में अब आप लोगों को मैं कराऊंगा। ओके, क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बैंकिंग का 2-3 यूनिट ऑलरेडी मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, उसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट को पूरा का पूरा अच्छे से वॉच करिए। ठीक, और क्या बोलते हैं, बाकी पीडीएफ अगर आप लोग को लेनी है तो मैं कहूँगा कि आज रात के 12 बजे तक आप लोग पीडीएफ ले लें, क्योंकि देखिए 12 बजे के बाद क्या होगा, पीडीएफ की जो प्राइसेस है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, पीडीएफ ले लीजिए, मात्र 99 रुपीज़ में ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत से बच्चों ने कल से ही पीडीएफ ले रखा है। ठीक, तो जो बच्चों ने अभी तक नहीं लिया वो 99 रुपीज़ में ही पीडीएफ ले लें। उनमें उनको पार्ट ए का पूरा पोर्शन, पार्ट बी का पूरा पोर्शन और प्रैक्टिस सेट तीनों का तीनों प्रोवाइड करा दिया जाएगा यूनिट वाइज एकदम डिटेल्ड में। क्लियर, तो पीडीएफ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग परचेस कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का लाभ हो सके, क्योंकि कल से देखिए प्राइस हाइक हो जाएगा, फिर वही चीज़ आपको 99 की जगह 199 में अवेलेबल होगा। ठीक, तो इसीलिए जल्दी से जल्दी व्हाट्सअप पे मैसेज कर दें। व्हाट्सअप का नंबर ये है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको क्या बोलते हैं व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। क्लियर, तो चलिए मिलते हैं कल की सेकंड क्लास में डेवलपमेंट बैंकिंग की, तब तक अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए।